यूट्यूब चैनल प्रसाद पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से आप लोग लगे रहेंगे। कल फिजिक्स का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन दूसरा पाठ पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितना सारे प्रश्न है उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग लेंस के बारे में समझ लेते हैं। लेंस लेंस दो प्रकार के, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। दोनों को पहले समझते हैं। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस के तीन प्रकार होता है, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होता है। तो हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे कि प्रश्न उतना डीपली आएगा नहीं, तो वही प्रश्न पढ़ेंगे जो जल्दी जल्दी निपटाया जा सके और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। देखिए ये उत्तल लेंस है, इसका परिभाषा होगा जिस लेंस के किनारे पर पतला और बीच में मोटा, देखिए बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है, पतला है, तब इसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। और ये है दूसरा का परिभाषा होगा कि जिस लेंस का किनारे पर पतला और किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब उत्तल से प्रतिबिंब बनना सीखेंगे, उत्तल से। तो इसको समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं मुख्य फोकस F1, दूसरा हो जाएगा मुख्य फोकस 2F1 और इधर हो जाएगा अनंत। ठीक इसके दूसरे साइड हो जाएगा मुख्य फोकस F2 टू F2, इसके बाद ये अनंत हो जाता है। अब थोड़ा आप लोग समझेंगे ये कि ये प्रधान अक्ष लेंस के जिस मध्य बिंदु से होकर गुजरता है उसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं। बिल्कुल दर्पण की तरफ उत्तल लेंस काम करता है, यानी कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिस तरह से अवतल दर्पण काम करता है ठीक उसी तरह से उत्तल लेंस काम करता है। और जिस तरीका से उत्तल दर्पण काम करता है ठीक उसी तरह से अवतल लेंस काम करता है। यानी दर्पण के अवतल और लेंस का उत्तल एक जैसा काम करता है और दर्पण के उत्तल और लेंस का अवतल एक जैसा काम करता है। अब प्रतिबिंब का बनना समझ लेते हैं। अगर अनंत पर वस्तु रहता है, इधर निकलते हैं समांतर प्रकाश किरणें तो लेंस पर आपतित होते हैं। लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलते हैं, यानी कि लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस F पर मिलते हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। अब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर से देख लिए। अब वस्तु को हम लोग रखेंगे अनंत और 2F के बीच। वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत और 2F के बीच। इसी 2F को हम लोग दर्पण में इसी 2F को हम लोग वक्रता केंद्र C समझे हैं। दर्पण में क्या समझे हैं, वक्रता केंद्र C समझे हैं और ये मुख्य फोकस F हुआ है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, 2F, यानी कि दर्पण के अनुसार देखेंगे तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। इसमें क्या होगा, अनंत और 2F के बीच में। तो अनंत और 2F के बीच में रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब पहले मुख्य फोकस पर बना था तो इसके बीच में बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F पर रखेंगे। तो 2F पर रखेंगे तो लेंस के दूसरी ओर 2F पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। और वस्तु को कहाँ रखते हैं, 2F और F के बीच में रखते हैं, 2F और F के बीच में। जैसे ही 2F और F के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा 2F और अनंत के बीच में। और वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस F पर। तो निश्चित रूप से इसका प्रतिबिंब
उधर अनंत पर बन जाएगा। जैसे ही वस्तु को एफ और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनने के बजाय वस्तु का प्रतिबिंब इधर सामने ही बन जाता है। सामने ही बन जाता है, इस प्रकार यहाँ प्रतिबिंब आभासी बन जाता है। अब बन जाता है आभासी। अब बाकी सारा स्थिति में, बाकी 1 2 3 4 5वें स्थिति में इधर लेंस के दूसरी ओर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन जैसे ही एफ और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब सामने बन जाएगा और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। वस्तु से बड़ा बन जाएगा, इधर बन जाता है बड़ा। तो हम लोग ये समझ जाए और इसमें समझ लेते हैं। ये प्रधारक हो गया। और जैसे ही प्रकाश किरणें इस पर आपतित करते हैं, प्रकाश किरणें आपतित, लेंस अवतल लेंस है, ये प्रकाश को क्या करता है, मोड़ कर फैला देता है। मोड़ कर फैलाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब उधर न बनने के बजाय इधर सामने ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है, सामने ही। तो सामने बनता है तो निश्चित से होता है आभासी और ही सीधा। अब वस्तु की तुलना में क्या बनता है, छोटा बनता है। अब समझते हैं। जिस प्रकार अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जिस प्रकार उत्तल दर्पण को जिस प्रकार उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उसी प्रकार अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इससे प्रश्न आएगा और हम लोग उसको समझेंगे वहां पर। तब तक हम लोग ये समझ गए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस दर्पण में और किस लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आइए फटाफट अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं और परीक्षा के दृष्टि से देखते हैं और जल्दी जल्दी निपटारा करते हैं और आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए, पाठ का नाम हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, एक बार प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं कि है क्या। प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन है क्या। प्रकाश का अपवर्तन एक बार देखिए, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फटाफट फटाफट क्वेश्चन को हम लोग निपटारा करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख लें कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या चीज। प्रकाश के अपवर्तन है क्या चीज, इसको पहले समझते हैं। देखिए, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये एक माध्यम हो गया, एक सतह हो गया, ये हवा का माध्यम हो गया मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि पानी का माध्यम हो गया, जल का माध्यम हो गया। जल में थोड़ा घनत्व होता है, जल में थोड़ा क्या होता है, घनत्व होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर, यानी कि हवा के माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि पानी के माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने पथ से मुड़ जाता है। इसको किधर जाना चाहिए था, इधर सीधे, इधर सीधे है, लेकिन ये अपने पथ से इतना मुड़ गया। इस प्रकार मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जितना कोण से मुड़कर आगे निकल जाता है प्रकाश, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन ऐसे भी हो सकता है, ये है जल, ये जल है, सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम जल है, और ये हवा है। अब प्रकाश को हम किससे होकर गुजारा है, पहले जल से चलकर किस में प्रवेश करेगा, हवा में। तो जल से प्रवेश करके जब हवा में प्रवेश करेगा, तो प्रकाश अपने पथ से दूर मुड़ जाता है। अपने पथ से कहाँ मुड़ जाता है, दूर। देखिए, बीच में अभिलंब डाल देते हैं, बीच में अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब डालेंगे तो देखिए अभिलंब से ज्यादा दूर मुड़ा, इसको जाना इधर से, सीधे जाना था इधर, लेकिन सीधे जाने के बजाय इतना मुड़ गया, दूर मुड़ गया। तो याद रखेंगे कि जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को गुजारेंगे तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश को गुजारेंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर प्रकाश मुड़ेगा। देखिए, इधर जाना चाहिए था तो मुड़कर अभिलंब के नजदीक आ गया। तो इस चीज को याद रखेंगे कि जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। अब हम लोग समझेंगे आने वाले किरण के साथ जो कोण बनता है उसको आपतित कोण कहते हैं। हम निर्गत होने वाले किरण के साथ जो कोण बनता है उसको अपवर्तित कोण कहते हैं।
अब थोड़ा समझते हैं। जैसे ही हवा से जल में प्रकाश मुड़ा है तो यहाँ अभिलंब के साथ छोटा सा कोण बना है। इस स्थिति में आपतन कोण बड़ा हो जाता है और अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। लेकिन सघन से विरल में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इतना मुड़ जाता है। देखिए यहाँ अभिलंब है इतना दूर, ये आपतित किरण हो गई, आपतित कोण हो गया और इतना मुड़ गया है, यानी कि मुड़ने की स्थिति ज्यादा है, तो अपवर्तन ज्यादा है और आपतन कम है। इस स्थिति में आर बड़ा हो जाएगा किससे? आई से, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा आपतन कोण से। अब इससे संबंधित प्रश्न हम लोग तेजी में देखेंगे, फटाफट देखेंगे। अब देखिए पाठ का नाम हो गया प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है? तो उत्तल लेंस के सामने अभी आप लोगों को बताए थे कि 2f पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है जी? 2f पर। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र पर। क्या ऑप्शन दिया है? वक्रता केंद्र पर, कहीं 2f नहीं दिया है। या इसको ऐसे कह सकते हैं फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आंसर दिया है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र दर्पण में कहते हैं, लेंस में 2f ही कहेंगे। इसलिए उस स्थिति के अनुसार इस ऑप्शन के अनुसार यही आंसर सही माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। उत्तल लेंस क्या होता है जी? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अभी आप लोग समझाए थे कि जिस लेंस के किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है? पतला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 4 5 कट गया है, क्योंकि हम अपने से क्वेश्चन 3 4 5 देख लेते हैं। 3 4 5 हम अपने से क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि कट गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, 3 नंबर क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं कि प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तब आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या अंतर होता है? तो उस स्थिति में विरल से सघन में प्रवेश करता है तो आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तब आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो सघन से जब विरल में प्रवेश करता है, तो अभी हम लोग समझे हैं कि जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करता है प्रकाश, तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो अभिलंब से दूर मुड़ने का मतलब यहाँ का हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा और आपतन कोण छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके साथ साथ और 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसी के साथ कांच में देते हैं, कांच में प्रकाश की चाल का होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल हो गया। तो ऐसे हम 3 4 5 क्वेश्चन बना लिए और किताब इसमें 6 नंबर से क्वेश्चन है, 6 नंबर से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता क्या होगा? देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग सूत्र से समझेंगे, क्योंकि क्षमता तो 5 डायोप्टर आएगा और इसको हम लोग बढ़िया समझेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा इसमें। देखते हैं, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होता है निश्चित रूप से उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी लेंस के पीछे होता है। फोकस दूरी लेंस के पीछे मानेंगे, तो लेंस के जब पीछे जो होता है वो प्लस में होता है। वो किस में होता है जी? प्लस में होता है। और फोकस दूरी और क्षमता, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी
एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P बराबर 1/f होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है 20 है, तो इसको हम समझते हैं एक एक जो रहता है मीटर में, अब फोकस दूरी दिया है सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब फोकस दूरी 20 है तो बट्टा 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। उत्तल लेंस है तो दूसरी ओर होगा, इसलिए चिन्ह का अंश हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, चिन्ह कौन सा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और क्षमता का एसआई मतलब डायोप्टर होता है, यानी कि 5D। आंसर ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। अभी आप लोगों को समझाए हैं कि लेंस का अवतल और दर्पण का उत्तल एक जैसा काम करता है, और लेंस का उत्तल और दर्पण का अवतल एक जैसा काम करता है। तो क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस में होता क्या है, प्रकाश जो आपतित होता है ना, ये ऐसे मुड़ता है, फैलता है, फैलने का मतलब क्या है अपसरित होना, तो अपसारी लेंस कहेंगे किसको, अवतल लेंस को। और अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर अवतल लेंस होगा। 8 नंबर पर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम। ऑप्शन दिया है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो इसमें हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, इसमें हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, क्योंकि हवा विरल माध्यम है, इस सब में घनत्व ज्यादा है, इस सब में घनत्व क्या है ज्यादा है, इस सब में जिसमें घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल का होता है कम होता है। हवा ऐसे ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, खुली अवस्था में हम लोग हाथ इधर हाथ पर घुमाएंगे तो कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पानी में हाथ ले जाएंगे तो थोड़ा अवरोध पैदा होगा, कांच में तो पूरा बिल्कुल होगा, और हीरा में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हवा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे होता है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो इसमें हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है 2.42, यानी कि 2.4 2 इसका अपवर्तनांक होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो इस सब में ज्यादा कठोर कौन है, हीरा है। ऐसे भी कहा जाता है प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पाया जाने वाला पदार्थ यानी कि अधातु, तो कौन हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है, एम आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन होता है V/U, लेंस का आवर्धन का होता है V/U, लेकिन वहीं दर्पण की आवर्धन कहा जाए तो -V/U। दर्पण से अगर पूछा जाए तो -V/U, और लेंस से पूछा जाए तो V/U। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, V/U होगा और प्लस में होगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल किसकी अपेक्षा जी, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कि वायु और निर्वात को देखना है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल केवल एक होता है, केवल एक, सॉरी प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश से समझते हैं, इसका अपवर्तनांक केवल एक होता है, जबकि किसका, निर्वात का, जबकि हवा का निर्वात अपवर्तनांक होता है 1.0003। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसके तुलना में ये तो छोटा है, इसका घनत्व कम है, निर्वात के घनत्व का है कम है, तो निर्वात का घनत्व कम है तो इसमें प्रकाश तेज चलेगा, इसमें प्रकाश का होगा थोड़ा इसके तुलना में धीरे जाएगा। और हम लोग दोनों को समान लगभग मानकर चलते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 3 जीरो के बाद 3 आता है, इस प्रकार दोनों को हम समान मानकर चलते हैं। अब वास्तविकता देखें तो चाल निर्वात में अधिक होगा और किस में कम होगा, हवा में कम होगा। हवा में अन्य कण धूल कण भी पाया जाता है, इसलिए इसका घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है, और निर्वात मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं रहे, तब उसी को निर्वात कहते हैं। तो नीचे से जहां निर्वात होगा वहां प्रकाश तेजी से चलेगा, इसलिए इस ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था
क्वेश्चन नंबर था 11। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो निर्वात की अपेक्षा ये इसमें कम होगा। वायु में क्या होगा, कम हो, क्योंकि इसमें घनत्व ज्यादा है, इसमें घनत्व का है ज्यादा है, तो प्रकाश की चाल कम होगा, ऐसे प्रकाश की चाल का होगा अधिक होगा। और यही क्वेश्चन के ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा रहता कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा होती है, तो वायु की अपेक्षा इसमें ज्यादा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखिए अलग अलग माध्यम होता है तो प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देख लेते हैं प्रकाश की चाल को। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग है। अलग अलग होने का रीजन ये है उसका घनत्व, जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल भी धीरे होगा। इसलिए इसके लिए सटीक उत्तर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, सीधा सी बात है अपवर्तन। तालाब का जल कम गहराई देखने के कारण क्या है, थोड़ा कैसे इसको समझते हैं। ये तालाब में जल है, उसमें कोई कंकड़ या कोई चीज चमकीला पदार्थ अगर नीचे गिरा देते हैं, रख देते हैं, तो ऐसे दिखाई देता है कि कम गहराई पर है, लेकिन जैसे उसमें अंदर जाते हैं तो गहराई बढ़ जाता है। इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन रीजन इसलिए है कि थोड़ा इसको हम एक उदाहरण देखकर समझते हैं। ये समझ लेते हैं कि ये जल है, तालाब की जल है, यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तब वस्तु से प्रकाश किरण निकलेंगी, सतह से टकराएंगी, और सतह से टकराने के बाद ये वायु में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से मुड़ेगी, तो अपने पथ से मुड़ेगी, तो यहाँ से हम इसे देखना पसंद करेंगे। यहाँ से हम, यहाँ मेरा आंख होगा, यहाँ से हम देखना पसंद करेंगे। जब यहाँ से देखना पसंद करेंगे तो हम कैसा देखना पसंद करेंगे, सीधा। कैसा देखना पसंद करेंगे जी, सीधा। लेकिन ये प्रकाश तो इधर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इधर। हम यहाँ से सीधे देखना पसंद करेंगे तो ये जो वस्तु है यहाँ ना दिखाई देकर यहाँ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हम सीधा देखना पसंद करेंगे यहाँ, तो ये वस्तु वास्तव में यहाँ है लेकिन दिखाई यहाँ पड़ेगा, यानी कि आंख का एक भ्रम हो जाएगा अपवर्तन के कारण, और कम गहराई पर दिखेगा, पता चलेगा कम गहरा पर है। जैसे ही अंदर घुसेंगे तो इतना गहरा हो जाएगा। इसलिए जब भी वस्तु जमीन जल में हो, नीचे हो, तो बाहर से देखने पर कम गहराई पर दिखता है, और अगर हम जल में हो अब वस्तु हवा में है तब उसको देखेंगे तो अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। तो सब क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेंगे और समझ लेंगे कि ऐसे भी प्रश्न आता है, इसलिए इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न आता है उसको भी समझा दे रहे हैं ताकि कोई समस्या न हो। अगला क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसके लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है जी, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में दोनों तरफ मुख्य फोकस होता है। आप उनको बता देते हैं कि लेंस में दोनों तरफ मुख्य फोकस है, इधर भी होता है और इधर, इसलिए मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन वही दर्पण की बात की जाए तो दर्पण में अवतल दर्पण में एक ही होगा, सामना ही होगा। उत्तल में भी एक ही होगा, लेकिन लेंस में 2 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अभी क्वेश्चन ये था कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है, V/U के। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके, V/U के, V/U के, इसके बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है V/U के। इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है HI/H, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई। तो दोनों में से कोई ऑप्शन आए यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी बताए हैं किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते
करते हैं। अभी आप लोग को बताया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 देख लिए। अब क्वेश्चन 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए, पर जब हमको लेंस बनाना है ना, तो वैसी चीज को प्रयोग करेंगे जिससे आर पार दिखाई दे सकते हैं। तो प्लास्टिक से आर पार दिखाई दे सकता है, बहुत सारे प्लास्टिक है जो आर पार दिखाई देता है, कांच से दिखाई दे सकता है, पानी से दिखाई दे सकता है ना। इस प्रकार मिट्टी से आर पार दिखाई नहीं देता, तो मिट्टी के हम प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। वस्तु कहाँ रहती है? एफ और लेंस के बीच। एफ और लेंस के बीच में वस्तु को रख देते हैं, तब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको समझाए हैं, शुरू में यही समझाए थे कि जब भी वस्तु को एफ और प्रकाशीय केंद्र ओ चाहे लेंस के बीच में कहीं रख देते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनने के बजाय कहाँ बन जाता है? इधर एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, सामने ही बन जाता है। लेकिन वस्तु के तुलना में क्या बनता है? बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ही लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा और प्लस उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो उत्तल लेंस में होगा। अवतल में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल में एक ऐसा भी स्थिति आता है कि सामने ही प्रतिबिंब बन जाता है, तो आभासी भी बनता है उत्तल में। उत्तल में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। किसी किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको फोकस कहते हैं। अब फिर से एक बात देख लेते हैं कि जब ये उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष हो गया, तो इसे समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, तो लेंस से अपवर्तन के बाद आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं। समांतर किरणें आकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यही उत्तर होगा फोकस। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। यानी कि जिस प्रकार हमारे आंख में उत्तल लेंस है, सामने कलाला पट्टी जो है उत्तल लेंस है, ठीक उसी प्रकार कैमरा में, फोटो खींचने वाले कैमरा में भी उत्तल लेंस लगा होता है। हमारा आंख और कैमरा दोनों एक ही लेंस जैसा व्यवहार करता है, यानी कि कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभवता है। देखिए, दर्पण और लेंस दोनों को बता रहा है, तो सोच लेते हैं। अभी आपको बताए हैं कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसके सामने प्रतिबिंब बनता है। लेंस में सामने प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु भी सामने होता है, तो दूरी किस में होगा? माइनस में। दूरी किस में होगा? माइनस में। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब सामने बन जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए अवतल लेंस या अवतल दर्पण होगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। चेंजिंग कर रहा है, ये गलत है। दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, ये भी गलत है। दोनों अवतल, दोनों अवतल होगा, यानी कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? मतलब किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24,
प्रकाश का चाल न्यूनतम है, इसमें से ढूंढना है किसमें न्यूनतम है। एक निर्वात दिया है, जल दिया है, वायु दिया है, कांच दिया है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें है, कांच में है। कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें है, किसमें, निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ही इतना ही माना जाता है। जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे कम कांच में है प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। ये अवतल लेंस की भांति काम करेगा। कैसा लेंस के भांति काम करेगा जी, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है जी, डायोप्टर। इसको डी से देख करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक का होगा मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसी माध्यम से अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान का हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। म्यू का मान का होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला 29 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। अभी पता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक शुरू में ही लिखे थे 2.42। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस के धनात्मक होता है। सुबह से बता रहे हैं आप लोगों को, सुबह से बता रहे हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है और ये जाकर यहाँ पर काटती है। तो लेंस के दूसरी ओर काटने के कारण दूसरी ओर ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल लेंस में क्या होता है, दूसरी ओर होता है, प्लस होता है, धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 33, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अब देखिए कैसा मुड़ती है, जैसे ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से अभिलंब की ओर मुड़ता है। यानी कि प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। देखिए ऑप्शन का दिया है अभिलंब की ओर, ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 34 देखिए, चिन्हों की निर्देश परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी धनात्मक कह रहा है तो इस ऑप्शन को समझते हैं। उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में तो फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये तो समझ गए। यहाँ कर रहे हैं उत्तल दर्पण की, दर्पण में भी होता है धनात्मक। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी। अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी सामने हो जाता है, इसलिए फोकस दूरी किसमें, लेंस में उत्तल और दर्पण में भी उत्तल, ये दोनों दूसरे होता है। अवतल के जो होता है लेंस में भी अवतल और दर्पण में भी अवतल सामने होता है, यानी पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम, प्रकाश किस में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। आज ही बताए थे, शुरू में वही बताए थे कि जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो जब अभिलंब से दूर मुड़ता है तो निश्चित रूप से आर यानी कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए इसका आंसर
सी सही हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा होगा। आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण का है आर है। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां मापी जाती है। देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं, तो ध्रुव से आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कौन सा लेंस है या दर्पण है। तो अगर लेंस की बात की जाए, तो लेंस की बात की जाए तो यहाँ ध्रुव कहने के बजाय, ध्रुव कहने के बजाय हम प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। अगर लेंस की बात आ जाए तो वहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। और ध्रुव किस में होता है? दर्पण में। इसलिए इस क्वेश्चन पर स्पष्ट नहीं हुआ तो हम अवतल लेंस पर बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित है? तो देखिए तिरछी आपतित होगी तो सबसे पहले हम उसका देखेंगे विचलन। सबसे पहले क्या देखेंगे जी? विचलन। उसमें सबसे पहले क्या होता है? विचलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। अभी लिखे थे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना बताए थे? 1.0003 बताए थे। तो 1.0003 मतलब ये एक से का है अधिक है, एक से का है अधिक है। देखते हैं ऑप्शन, एक से अधिक, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। यानी कि लेंस की जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही प्रकाश को मोड़ती है ना। तो ये समझ लें कि लेंस के पास जितना शक्ति होता है उस शक्ति के अनुसार ही प्रकाश को क्या करता है? अपने पद से मोड़ता है। तो लेंस की क्षमता आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी लेंस वायु में कह रहा है कि अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस, तो किस लेंस को अभिसारी कहते हैं? उत्तल लेंस के। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। क्योंकि उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या होती है? प्रकाश किरणें जब आपतित होती हैं लेंस पर, तो लेंस अपवर्तन के बाद जाकर मिल जाती हैं, तो मिलना क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखते हैं किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तारपीन, बेंजीन, पानी, किरोसिन। तो इसमें सबसे कम किसका होगा? पानी का। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और किरोसिन के कितना होता है? किरोसिन के होता है 1.44। किरोसिन के कितना होता है? 1.44। बेन उसके बाद से तारपीन, तारपीन के होता है, तारपीन के होता है 1.47। और बेंजीन का होता है 1.50। तो इस प्रकार देखते हैं तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका दिखाई दे रहा है? पानी का। तो ऑप्शन पानी सही हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी होता है। देखिए लेंस की फोकस दूरी और क्षमता पी होता है। देखिए अभी बताए हैं कि P बराबर सूत्र होता है 1/f, या F बराबर सूत्र होता है 1/p। ऐसे ही सूत्र होता है। थोड़ा समझता है, भाग है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो क्या हो जाएगा? P गुणे F बराबर, तब का बच जाएगा 1। इसको भी समझ देते हैं, भाई भाग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। यानी कि F गुणे का P बराबर 1। दोनों स्थिति में तो एक ही प्राप्त होगा, यानी कि ये ऑप्शन जहां होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो क्या हो जाएगा? F गुणे P, यही आंसर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से आवर्धन शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो बताइए कौन होगा शीशा? अब कह रहा है, यहाँ ऑप्शन दिया रहा है, निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? अवतल दर्पण,
अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आवर्धक कौन होगा? ये उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? कह रहा है कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तल लेंस हो जाएगा। तो शुरू में ही बताए थे कि जब वस्तु को एफ और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच चाहे लेंस के बीच वस्तु को रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो उत्तल लेंस ऐसा है कि उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का सारे प्रश्न देख लिए और इसमें से अगर आएगा तो इससे हटकर परीक्षा में नहीं आएगा। और आप मेरे YouTube चैनल को बने रहिए और परीक्षा की लगातार तैयारी करते रहिए। बहुत ही जल्द कोशिश में लगे हैं कि बहुत ही जल्द लाइव आए और आप लोग की समस्या को भी दूर करें। हाँ, और आप लोग को ये बता दें कि आप लोग अपना कमेंट दें, राय दें कि और किस प्रकार के आप लोग को तैयारी चाहिए, क्या क्या कमी है उसको आप लोग लिखिए, बताइए। और आप लोग लाइव आने में और लाइव देखना पसंद करते हैं तो कमेंट कीजिए, हो सकता है कि बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव भी आ जाए। चलिए, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।